नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा जो वीडियो का विषय रहेगा वो डी.एड सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो आईडीडी के स्टूडेंट हैं उनका हमारा जो पेपर नंबर 7 चल रहा है, जिसकी आज हम 5th यूनिट 5वीं यूनिट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और 5वीं यूनिट के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे वो विद्यालय प्रशासन पढ़ेंगे, विद्यालय का संगठन पढ़ेंगे, इनके अर्थ पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, इनके क्या उद्देश्य है ये पढ़ेंगे। विद्यालय में किस प्रकार दस्तावेजों का संग्रहण किया जाता है और विशेष शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और समावेशी शिक्षा का भी पार्ट इसके अंदर है जो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ ली हैं उन चीज़ों को हम इग्नोर करते चलेंगे और आगे जो हमने नहीं पढ़ी है, जो चीज़ नई है उसको हम पढ़ते चलेंगे। तो आप सब लोग जो है वो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अन्य लोगों तक भी आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, पहुंचाते रहें, लाइक और कमेंट भी करते रहें। तो सबसे पहले चलो हम पढ़ते हैं 5वीं यूनिट का 5.1 पार्ट जो है विद्यालय प्रशासन और संगठन। तो आपको सबसे पहले विद्यालय जो है इसका अर्थ, प्रशासन का अर्थ और संगठन का ये अपन को सबसे पहले आना चाहिए। तो विद्यालय तो हम जानते हैं कि विद्यालय एक ऐसा स्थान है जिसको हम सरस्वती का मंदिर भी कहते हैं और विद्यालय में बच्चों को विद्या अर्जन कराया जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पर, ऐसा घर जहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है वो एक विद्यालय होता है। प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब विद्यालय में क्या मैनेजमेंट है, किस प्रकार विद्यालय में कार्य होते हैं, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, पढ़ाई की क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए, अन्य व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, कौन कौन सी एक्टिविटी उसके अंदर होती है, कैसे होती है, उनके क्या रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीजें हमारी विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, मतलब विद्यालय के प्रशासन के अंदर आती है। अब बात आती है संगठन की। तो संगठन का जो अर्थ होता है, संगठन का यदि अपन शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संगठन का अर्थ होता है अस्तित्व में लाना, अस्तित्व में लाना। मतलब संगठन एक ऐसा कार्य है, ऐसा ग्रुप है जो किसी भी चीज को एक अपने मूल अस्तित्व के अंदर उसको समाहित करता है, मूल अस्तित्व के अंदर उसको लेकर आता है। तो इसमें अपन को पढ़ना है कि ये एक क्या है, संगठन जो है, विद्यालय संगठन जो है वो एक माध्यम है और इस माध्यम के द्वारा हम अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। जो लक्ष्य हमने हमारी शिक्षा में निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों की हम प्राप्ति करते हैं, उन उद्देश्यों को हम प्राप्त करते हैं। यदि बात आती है कि इसकी संगठन शब्द की इसकी परिभाषा क्या है, तो भैया परिभाषा जो है वो आपको एक दो जो हमारे राइटर हैं, जो परिभाषा देने वाले हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी परिभाषा आपको जो है वो याद करनी पड़ेगी। अब अपन पढ़ेंगे कि भाई इनका उद्देश्य क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, किसका, संगठन का। विद्यालय संगठन का उद्देश्य क्या है या इसका लक्ष्य क्या है। अपन पढ़ते हैं इनके उद्देश्य या लक्ष्य। उद्देश्य लक्ष्य का मतलब ये हो गया कि ये जो संस्था है, ये जो विद्यालय संगठन है, इस विद्यालय संगठन को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, विद्यालय संगठन की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि इसको हमें मतलब बनाना पड़ा। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए स्कूल का आयोजन। डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए स्कूल का आयोजन। लिविंग के लिए स्कूल का आयोजन। इसमें अपन को ध्यान रखना है कि डेमोक्रेटिक लोकतंत्र जो है
हमारा लोकतंत्र में हमारी जो सरकार है वो लोकतंत्रात्मक है। मतलब कुल मिला के जो सरकार है, सरकार को हमारे द्वारा चुना गया है, सरकार को हमने चुना है, हमको जो व्यक्ति पसंद आया हमने उसको सरकार में भेजा। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जो होते हैं वो खुद पर शासन करना है इसमें, जैसे माना कि मैंने मेरे लिए ही कोई व्यक्ति को चुना है, वो व्यक्ति मैंने ही चुना है, मेरे ऊपर ही वो शासन करता है, इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। इसके अंदर यदि बात की जाए लोकतंत्र के अंदर, तो इसके अंदर तानाशाही या अत्याचार वाला जो शासन है वो बिल्कुल नहीं चलता है। मतलब तानाशाही और अत्याचारी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होती है, ऐसा हमारा ये मानता है। लेकिन इस प्रकार में आधुनिक समाज में जो स्कूल है वो छात्रों को लोकतांत्रिक जीवन के बारे में सिखाने का स्थान बन जाता है। इसलिए विद्यालयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इससे विद्यार्थी भाईचारे और समाज सेवा की भावना से प्रेरित हो सके। इसके अंदर आपको डेमोक्रेटिक लिविंग के लिए स्कूल का आयोजन, मतलब एक बच्चा जो होता है, विद्यार्थी जो होता है, जब वो स्कूल के अंदर अध्ययन करने के लिए जाता है तो उसको एक ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो अपने भाईचारे के साथ में और समाज में वो एक अच्छी भावना के साथ में रह सके, या ऐसी प्रेरणा उसको इस विद्यालय के अंदर मिल सके। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास दूसरा बिंदु है इसका, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। इसमें अपन समझ जाएंगे कि विद्यालय जो होता है वो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब विद्यालय बच्चे को शिक्षा तो देता ही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में उसको अपने जीवन जीने के लिए कौन कौन से संस्कार उसको आवश्यक हैं, किस प्रकार का व्यवहार उसके लिए उचित होता है, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके द्वारा बताई जाती है? ये सारी चीजें हमारे विद्यालय में हमारे शिक्षकों के द्वारा उस बच्चे को सिखाई जाती है, उस बच्चे को बताई जाती है। विद्यार्थियों का अध्ययन, इसका एक उद्देश्य था विद्यार्थियों का अध्ययन। मतलब इसके अंदर एक उद्देश्य था विद्यालय संगठन का कि वो विद्यार्थियों का अध्ययन करे कि शैक्षिक लक्ष्य जो उसके सामने रखे गए हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो विद्यार्थियों का अध्ययन करते हैं कि विद्यार्थियों को किस प्रकार की जो चीजें उपलब्ध कराना चाहिए और किस प्रकार से वो सुविधाएं देकर के विद्यार्थियों के लक्ष्य को पूरा कर सके। निश्चित प्रक्रिया का पालन करना एक उद्देश्य था इसका, निश्चित प्रक्रिया का पालन करना, निश्चित प्रक्रिया का पालन करना। नंबर 4 उद्देश्य था निश्चित प्रक्रिया, मतलब पूरी इसकी जो विद्यालय संगठन था तो इस विद्यालय संगठन की एक प्रक्रिया निश्चित थी और उस निश्चित प्रक्रिया को ही विद्यालय के द्वारा या शिक्षक के द्वारा उसको फॉलो किया जाता था और उस शिक्षक के द्वारा उसको फॉलो करके और उसका आगे बच्चे का जो है वो सर्वांगीण विकास उसका होता था। इसके बाद इसका जो अगला अपन का बिंदु आएगा वो है पाठ्यचर्या परिवर्तन। पाठ्यचर्या परिवर्तन, पाठ्यचर्या परिवर्तन अगला उद्देश्य था इनका पाठ्यचर्या परिवर्तन। मतलब विद्यालय में लघु रूप से में एक ऐसा समाज है, विद्यालय जो है, विद्यालय को भी अपन मानते हैं कि विद्यालय जो होता है एक समाज का रूप होता है, लेकिन ये एक छोटे समाज का रूप होता है और विद्यालय को छोटा समाज मान करके स्कूल और समुदाय को एक दूसरे के करीब लाने के लिए, स्कूल और समुदाय मतलब समाज, इन दोनों को एक साथ लाने के लिए या इनको एक जगह स्थापित करने के लिए, इनमें भाईचारा बढ़ाने के लिए हमने पाठ्यक्रम में बदलाव के प्रयास भी करने चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम कुछ ऐसा हो जिसमें जो बच्चा है वो समाज की बातों को ज्यादा सीखे, समाज के साथ रहना सीखे, समाज के साथ क्या उसको किस प्रकार से क्या करना है, ये सारी चीजें वो समाज के अंदर की वो सीखे, तो इससे उसको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा।
छठा इसका जो उद्देश्य था वो था अनुमोदक वातावरण विकसित करना। अनुमोदक वातावरण विकसित करना। अनुमोदक वातावरण विकसित करना इसमें कि अपन को मनोवैज्ञानिक पद्धति जो थी इनका इसके अंदर उपयोग किया जाता था और ऐसा विद्यार्थियों के अंदर ऐसे विचार जो है उन तक पहुंचाए जाते थे कि विद्यार्थी बिना किसी डर, बिना किसी परेशानी के वो अपना एक दृष्टिकोण, अपना जो विचार है, अपने जो विचार हैं उन विचारों को विद्यालय संगठन के सामने जो है वो उनको प्रस्तुत कर सके, ऐसा यहाँ पर जो है वो उद्देश्य रखा गया। शिक्षकों में अपनेपन की भावना विकसित करना एक इसका अगला उद्देश्य है। शिक्षकों में अपनेपन की भावना विकसित करना। इसका एक उद्देश्य विद्यालय संगठन का ये भी था कि बच्चों के अंदर तो सभी भावनाएं आपको रखनी ही है, लेकिन एक शिक्षक के अंदर भी हमको अपनेपन की भावना विकसित करनी चाहिए। एक शिक्षक के अंदर भी अपनेपन की भावना होनी चाहिए। ऐसा होने से जो विद्यालय का जो वातावरण है और जो शिक्षक अपना जैसा व्यवहार बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसी प्रकार का व्यवहार जो है बच्चे उसको सीखेंगे और बच्चे उसी प्रकार का व्यवहार उनके सामने जो है वो करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी शिक्षकों का जो है अपनेपन का विकास भी इसके अंदर आता है। अगला इसका जो उद्देश्य का अगला जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत समस्याओं में मदद करें। व्यक्तिगत समस्याओं में मदद करें। मतलब जो शिक्षक है या जो विद्यालय संगठन है वो बच्चे की कोई यदि व्यक्तिगत समस्या बच्चे के सामने है तो उस बच्चे की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी हमारे विद्यालय संगठन को जो है वो करना होता है। विद्यालय संगठन उसकी व्यक्तिगत सभी समस्याओं का समाधान करेगा और उस बच्चे को समस्याओं से मुक्त करेगा। तो ये चीजें जो है वो आपको विद्यालय संगठन जो है, विद्यालय संगठन के ये उद्देश्य हैं जिसमें आप अपने ये 8 उद्देश्य जो है वो याद कर सकते हैं। इनके अलावा आपको और कुछ नहीं लिखना है, बहुत आपके ये हो जाते हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन की विद्यालय संगठन जो होता है उसकी सिद्धांत क्या है। विद्यालय संगठन के हम सिद्धांत पढ़ेंगे। विद्यालय संगठन के सिद्धांत। विद्यालय संगठन के सिद्धांत, ठीक है। तो विद्यालय संगठन के सिद्धांत में सबसे पहला अपन का जो इसमें कुछ सिद्धांत हैं जो अपन को पढ़ने हैं, याद करने हैं। बाल केंद्रित सिद्धांत सबसे पहला इसके अंदर आता है। इसके अंदर सबसे पहला आता है बाल केंद्रित सिद्धांत। मतलब हमको विद्यालय संगठन को ऐसे सिद्धांत बनाने चाहिए जो सिद्धांत बाल केंद्रित हो, मतलब बच्चों पर निर्भर हो और उस शिक्षा के द्वारा या ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जाए जो उस शिक्षा से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता रहे। मतलब बच्चे का हर तरह से विकास होना चाहिए। शिक्षा जो है वो पूर्ण रूपेण बालक पर या विद्यार्थी पर केंद्रित होने चाहिए। इसका वो नहीं होना चाहिए कि भाई स्कूल संगठन जो है वो बच्चों से अलग हटके और कोई ऐसी शिक्षा उसको दे जो बच्चे के जीवन के अंदर कोई काम नहीं आने वाली है या उसका जीवन से संबंध उसका है ही नहीं है। तो ऐसी शिक्षा संगठन को नहीं देनी चाहिए। एक समुदाय केंद्रित सिद्धांत।
एक आ गया आपका समुदाय केंद्रित सिद्धांत। समुदाय का मतलब होता है आपका समाज, मतलब बच्चे को यदि जो शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा बच्चे को समुदाय तक भी होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा भी बच्चे को देनी चाहिए कि बच्चा समाज के अंदर, एक परिवार के अंदर रहता है, परिवार जो है वो समाज में है, और समाज के अंदर उस बच्चे को अपना जीवन जो है वो किस प्रकार जीवन यापन करना है, उसकी आजीविका कैसे उसको कमानी है, और समाज के लोगों के साथ उसको कैसा व्यवहार करना है, ये सारी चीजें जो है उस बच्चे को सिखाई जानी चाहिए। उसके क्या आदर्श हैं, उसकी कौन कौन सी समाज के अंदर कौन सी आकांक्षाएं होती हैं, समाज के अंदर उसकी क्या उपयोगिता है, समाज के अंदर क्या आवश्यकता है, समाज के क्या मूल्य हैं, हमारी क्या संस्कृति है, ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चे को सिखानी चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत, एक अपन का आएगा लोकतांत्रिक सिद्धांत। लोकतांत्रिक सिद्धांत के अंदर बच्चे को लोकतंत्र से संबंधित जानकारी बच्चे को देनी चाहिए। ये अपन को पता है कि जो स्कूल है वो एक बच्चों का भविष्य तैयार करता है, मतलब आगे आने वाले समय में जो भारत के नागरिक होंगे वो इस समय मतलब आगे भारत का भविष्य बनेंगे, भारत को, देश को आगे बढ़ाएंगे, भारत देश को चलाएंगे, चाहे वो किसी भी पद पर रहेंगे। तो वो आज वो बच्चे जो है वो कहाँ पर हैं, आज वो बच्चे विद्यालय में हैं, विद्यालय में अपना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनको अच्छे रास्ते पर ले जाना या उनको शिक्षा देने का काम इस समय किसका है, विद्यालय का है, शिक्षकों का है। तो वो विद्यालय उन बच्चों को ऐसी लोकतांत्रिक शिक्षा दें और उस लोकतांत्रिक शिक्षा से जो बच्चा है वो अपने ज्ञान को विस्तृत करे और उनको लोकतांत्रिक जीवन के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हो और वो लोकतंत्र को समझ सके, लोकतंत्र क्या होता है उसको समझ सके, लोकतंत्र को किस प्रकार हमें आगे बढ़ाना है, लोकतंत्र में क्या अच्छा होता है, लोकतंत्र में क्या बुरा होता है, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें बच्चे को सिखानी चाहिए। अगला सिद्धांत है उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग का सिद्धांत। उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग का सिद्धांत। इसमें आएगा अपन को कि जो संसाधन आपके पास में उपलब्ध हैं, मतलब जैसे कोई बालक जो है उसके पास में पढ़ाई के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं या जैसी भी उसके पास में सुविधाएं हैं, तो उन सुविधाओं में मतलब उपलब्ध संसाधनों के अंदर उनका वो इष्टतम प्रयोग करे, मतलब उन संसाधनों का वो अधिक से अधिक प्रयोग करके अपनी शिक्षा को बेहतर बनाना चाहिए उसको। ऐसे नहीं कि भाई जो बच्चा है उसके पास में, माना कि कोई गरीब बच्चा है उसके पास में सुविधाओं का अभाव है, उस बच्चे को अच्छी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे बच्चे को जो सुविधाएं उसके पास उपलब्ध हैं उन्हीं सुविधाओं का हमको क्या करना चाहिए, इष्टतम उपयोग करना चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छा उपयोग करके और उस बालक की शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमको यहाँ पर देखने की आवश्यकता होती है। एक लचीलेपन का सिद्धांत होता है पांचवा होता है आपका लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन के सिद्धांत से मतलब है कि समाज जो होता है वो आपको पता है गतिशील है, स्थिर नहीं है। समाज के अंदर कुछ न कुछ जो प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी है वो चलती रहती है और इस एक्टिविटी के कारण शिक्षा का जो अपन का उद्देश्य है वो बच्चे की क्षमताएं हैं, बच्चे के अंदर जो योग्यताएं हैं उनको विकसित करना हमारी शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हम बच्चे की क्षमताओं को, बच्चे की योग्यताओं को आगे से आगे बढ़ाएं और समाज को ये जो शिक्षा है उससे बच्चे की क्षमता बढ़ेंगी और बच्चे की जब क्षमता बढ़ेगी तो बच्चा एक अच्छा कार्य कर पाएगा और जब बच्चा अच्छा कार्य कर पाएगा तो वो समाज के विकास में
उसको हेल्प मिलेगी, वो समाज का विकास करेगा। इसलिए हमें जो विद्यालय संगठन है इसको समय समय पर इसका जो सिद्धांत है वो लचीला होना चाहिए, मतलब इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि एक बार हमने विद्यालय का संगठन बना दिया तो हम दोबारा उसके बारे में कुछ सोचे नहीं। तो हमें विद्यालय का संगठन लचीला रखना चाहिए, उसमें बार बार या जब भी आवश्यक हो उसमें परिवर्तन हमें करना चाहिए। ये आपके है विद्यालय संगठन के सिद्धांत। अब अपन पढ़ेंगे कि विद्यालय संगठन की आवश्यकता क्यों हुई। विद्यालय संगठन की आवश्यकता क्यों हुई, आवश्यकता के क्या कारण पड़े कि हमको विद्यालय संगठन बनाना पड़ा। विद्यालय संगठन की आवश्यकता, विद्यालय संगठन की आवश्यकता की हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो परिवर्तन की सतत प्रक्रिया, पहला इसका है परिवर्तन की सतत प्रक्रिया, कि विद्यालय संगठन की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी कि स्कूल की जो शिक्षा होती है, विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान की जाती है, ये जो शिक्षा है ये निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में ये शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें बदलती हुई प्रक्रिया में जो छात्र होते हैं उनको एक सही दिशा उन छात्रों को मिलती है और सही दिशा से वो अपनी सुविधाएं को सीखने की जो उनको सुविधा प्राप्त होती है उसकी आवश्यकता होती है, जिससे वो संगठन, स्कूल संगठन जो होता है, विद्यालय संगठन जो होता है, वो शिक्षण का उनका प्रबंधन करता है बच्चों को और उनको प्रबंधन करके उनको इस शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करता है और शिक्षा से उनको जोड़ता है। एक दूसरा इसका है लक्ष्य विकास, लक्ष्य विकास। दूसरी आवश्यकता का कारण हो गया लक्ष्य विकास, मतलब शैक्षणिक प्रणाली जो है समाज की, ये एक क्या है उप प्रणाली है और इसमें समाज न केवल मानव और गैर मानवीय संसाधन प्रदान करता है बल्कि इसकी कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं। मतलब समाज में रहने वाले व्यक्ति की समाज से अलग से भी कुछ उसकी अपेक्षाएं होती है। स्कूल जो होता है उसमें से कुछ लक्ष्य को उसमें स्कूल जो है वो प्राप्त करता है, उसके विकास में स्कूल सहायक होता है। इसलिए हमें विद्यालय संगठन की आवश्यकता हुई, मतलब विद्यालय संगठन बनने से हमारे जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों का जो विकास है वो बहुत जल्दी हो पाता है। तो ये भी हमारी एक इसके अंदर आवश्यकता के मुख्य रूप से अपन के दो कारण यहाँ पर बने। लेकिन इसका महत्व भी अपन को यहाँ थोड़ा सा देखना है कि इसका महत्व क्या है, मतलब विद्यालय संगठन का महत्व क्या है। किसी विद्यालय का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। विद्यालय का सुचारू संचालन, सुचारू मतलब इसका महत्व, विद्यालय संगठन का महत्व यह है कि विद्यालय संगठन बनने से जो विद्यालय है उसका जो संचालन होगा वो सुचारू रूप से होता रहेगा। मतलब विद्यालय किसी भी परिस्थिति में बीच में विद्यार्थियों की जो शिक्षा है उसके साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, विद्यार्थियों की शिक्षा को वो बीच में किसी प्रकार से बाधित नहीं होने देगा। विद्यालय संगठन उस विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने का संकल्प लेता है। एक इसमें संसाधनों का इष्टतम और विवेकपूर्ण उपयोग होता है। संसाधनों का इष्टतम व विवेकपूर्ण उपयोग। जो हमारे पास में संसाधन होते हैं उनका विद्यालय संगठन के द्वारा उनका उपयोग करने के लिए विद्यार्थियों को एक अच्छी सलाह दी जाती है कि उनके पास में जो छोटे छोटे संसाधन जो उपलब्ध हैं, बहुत कम संसाधन जो उपलब्ध हैं, उन कम संसाधनों से भी वो अपनी अधिक से अधिक जो है लाभ ले सकते हैं, मतलब उनका अपन अच्छे से अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है स्कूल कर्मियों की क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग, मतलब शिक्षकों की क्षमताओं,
शिक्षकों की क्षमताओं का उपयोग। हम विद्यालय संगठन के द्वारा शिक्षक के अंदर जो क्षमताएं होती है, शिक्षक के अंदर जो योग्यताएं होती है, उन योग्यताओं का हम क्या कर सकते हैं, सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं जब हमारे पास में क्या होगा, विद्यालय का संगठन होगा। और यदि विद्यालय का संगठन हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम शिक्षक की योग्यताओं का भी लाभ नहीं ले पाएंगे। एक अपन का है लक्ष्य और उद्देश्यों को सुचारू रूप से प्राप्त करना। लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करना, मतलब हमारा जो विद्यालय संगठन है इसका ये महत्व है कि जो हमारे पास में लक्ष्य हैं, जो हमने विद्यालय के लिए जो लक्ष्य बनाए, बच्चों के लिए जो लक्ष्य बनाए हैं, तो विद्यालय संगठन उन लक्ष्यों को पूरा करने में पूरा सहयोग करता है। अगला है स्कूल की व्यावसायिक छवि बनाना। स्कूल की व्यावसायिक छवि बनाना। स्कूल की व्यावसायिक मतलब बच्चों को एक व्यावसायिक शिक्षा भी इसके अंदर दी जाएगी और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में इतना निपुण किया जाएगा कि बच्चों को कुछ ऐसे कौशल इसके अंदर सिखाए जाएंगे कि जो बालक जो है वो अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वो किसी भी प्रकार से जो है वो बेरोजगार न रहे, अपने पास में उसके पास में ऐसा कोई हुनर हो जिसके द्वारा वो अपना जीवन यापन कर सके। ये चीज जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए। चलो अगला जो अपना टॉपिक है वो है स्कूल संगठन का दायरा क्या होता है, मतलब ये कहाँ तक ये फैला होता है। तो अपन दायरा इसके अंदर पढ़ेंगे, इनको हम हटा देते हैं यहाँ से। विद्यालय संगठन का दायरा क्या है, ये कहाँ तक कवरेज होता है, कहाँ तक ये कवर करता है। विद्यालय संगठन का दायरा, तो दायरे में यदि अपन पहला पॉइंट पढ़ें कि किसी विद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्य का संगठन, विद्यालय की शैक्षिक व प्रशासनिक कार्य का संगठन। ये जो विद्यालय संगठन होता है ये विद्यालय के दो कार्य इसके अंदर शामिल होते हैं, एक तो शैक्षणिक और एक प्रशासनिक। मतलब विद्यालय संगठन जो है वो केवल शिक्षा का ध्यान नहीं रखता है, बल्कि शैक्षिक कार्यों के साथ साथ में वो प्रशासनिक कार्यों का भी ध्यान रखता है। मतलब विद्यालय का मैनेजमेंट भी वो देखता है और शिक्षा का मैनेजमेंट भी वो देखता है। ये इसका दायरा होता है। दायरे का मतलब है कि विद्यालय संगठन कहाँ तक कार्य करता है। तो कहाँ तक कार्य करता है, वो शैक्षणिक चीजों को तो देखता ही है, शैक्षणिक चीजों के साथ साथ वो विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी देखता है। एक विद्यालय के भौतिक संसाधनों का संगठन, विद्यालय की भौतिक संसाधनों का संगठन। ये क्या है, विद्यालय में जो भौतिक संसाधन होते हैं, मतलब फिजिकल रूप से जो संसाधन मौजूद होते हैं, उन भौतिक संसाधनों की व्यवस्था भी विद्यालय संगठन के ऊपर होती है। भौतिक संसाधनों में आप जैसे माना कि बच्चों के लिए आवास की व्यवस्था, कक्षा के लिए कमरों की व्यवस्था करना है, उनके खेल के मैदान की व्यवस्था करना है, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना है, या उनको खेल के कोई संसाधनों की व्यवस्था करना है। भौतिक स्वरूप से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं वो विद्यालय संगठन के कार्य क्षेत्र के अंदर आती है। और विद्यालय में विद्यालय के कार्मिकों का संगठन,
विद्यालय के कार्मिकों का संगठन, मतलब विद्यालय के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ के अंदर है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर है, जिन टीचरों को, जिन कार्मिकों को जो जिम्मेदारी विद्यालय के द्वारा सौंपी जा रही है, उन जिम्मेदारियों को वो किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं, पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजों को देखना भी हमारे विद्यालय संगठन का कार्य होता है। एक आपका इसमें सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अनुकूल वातावरण का सिद्धांत। आप अनुकूल वातावरण यहाँ पर देख सकते हैं। अनुकूल वातावरण का संगठन, संगठन की जिम्मेदारी होती है, विद्यालय संगठन की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर सभी प्रकार से जो वातावरण है वो बच्चों की शिक्षा के अनुकूल हो। बच्चों को इस प्रकार के वातावरण में शिक्षा दी जाए कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। एक लोकतांत्रिक संगठन, एक संगठन होता है इसमें लोकतांत्रिक संगठन। इसमें बच्चे को आपको पता है हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है, और विद्यालय में जो प्रबंधन है, विद्यालय में विद्यालय संगठन के द्वारा जो विद्यालय का प्रबंधन किया जाता है वो प्रबंधन भी हमारे एक लोकतंत्र के संबंधित है। तो विद्यालय संगठन हमारी लोकतांत्रिक गतिविधियों को, लोकतांत्रिक संगठन का भी पूरा ध्यान रखता है। इसके बाद अपन की जो अगला इसके अंदर टॉपिक जो आता है, विद्यालय संगठन के बाद में जो अगला टॉपिक जो आता है, इसमें यूनिट नंबर 5 में वो आता है विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय का संगठन। विशेष विद्यालय व समावेशी विद्यालय संगठन। तो देखिए विद्यालय संगठन हमने अभी तक पढ़ा है, और ये विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय इन दोनों के बारे में मैं आज को पहले भी काफी इसमें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो विद्यालय होते हैं इनको हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक विशेष विद्यालय, वैसे इनके प्रकार 3 होते हैं। एक सामान्य विद्यालय मानिए आप, और एक आपका हो गया समावेशी। ये तीनों विद्यालय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी की यदि बात करते हैं विशेष विद्यालय और समावेशी विद्यालय के संगठन की, तो विद्यालय संगठन की बात हमने पूरी कर ली है। विद्यालय संगठन से संबंधित हमारा कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि विशेष और समावेशी शिक्षा के विद्यालयों का संगठन। तो यहाँ पर आपको विशेष और समावेशी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको संगठन की पूरी जो नॉलेज है वो पिछली वाली ही इसमें काम करेगी। अपन को विशेष विद्यालय की बात करें तो इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययन करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है। यदि आप सामान्य बात करते हैं तो इसमें सामान्य बालक होते हैं जो हर तरह से बिल्कुल फिट होते हैं, उनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी उनके अंदर नहीं पाई जाती है, वो इसमें अध्ययन करते हैं। और यदि बात आती है समावेशी की, तो इसमें ये दोनों प्रकार के बालक जो हैं वो एक साथ शिक्षा लेते हैं। दोनों प्रकार के बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये आपकी क्या हो जाएगी, समावेशी स्कूल हो जाएंगे, समावेशी विद्यालय हो जाएंगे। इसके अलावा अपन को इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। संगठन जो है वो आपका पहले ही हमने इसमें आपको बता दिया था कि संगठन से संबंधित हमने सारी चीजें पढ़ ली। संगठन का सिद्धांत क्या है, संगठन के लक्ष्य क्या है, संगठन का दायरा क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, सारी चीजें पढ़ ली। लेकिन आपको ये थोड़ा सा अलग पढ़ लेना यहाँ पर कि विशेष विद्यालय क्या होता है, सामान्य विद्यालय क्या होता है, समावेशी विद्यालय क्या होता है। और ये आपको यदि पता है तो संगठन आपको
भली भांति जो है वो आता ही है। तो संगठन में आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे शिक्षक की संहिता और आचरण। जो शिक्षक होता है उसकी संहिता और आचरण से संबंधित अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा, शिक्षक की संहिता और आचरण। शिक्षक की संहिता व आचरण, ठीक है। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि शिक्षक की संहिता और आचरण क्या होता है। तो सभी आपको पता है कि हमारे विद्यालय में जितने भी शिक्षक काम करते हैं, तो हम सभी शिक्षकों से एक अपेक्षा रखते हैं, एक हमें उम्मीद होती है कि वे सार्वजनिक और निजी जीवन में वे अनुकरणीय हो। अनुकरणीय मतलब वो जो जितने भी नियम विद्यालय के होते हैं उनका वो पालन करने वाले होने चाहिए। वो हमेशा एक समर्पित होना चाहिए टीचर, उसकी निष्ठा अच्छी होनी चाहिए, उसकी चरित्र की निष्ठा उनकी अच्छी होनी चाहिए, और बच्चों की वो अच्छी प्रकार से शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कराएं, अच्छी प्रकार से बच्चों को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। ये सारी चीजें अपन के शिक्षक की संहिता और आचरण के अंदर ये सारी चीजें आती। मतलब इसके अंदर अपन को ज्यादा चीजें जो है वो नहीं आ। एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो ऐसी शिक्षक जो शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को एक अच्छी भाईचारे की भावनाओं से प्रेरित करे, बच्चे में एक अच्छे संस्कार डाले। टीचर जो है खुद एक अच्छा समर्पित टीचर होना चाहिए, उसको चरित्र की दृष्टि से निष्ठावान होना चाहिए। इस प्रकार के गुण उसके अंदर आने चाहिए। लेकिन विद्यालय प्रमुख के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या होते हैं, ये अपन को पढ़ने पड़ेंगे। मतलब विद्यालय के प्रति उनके क्या कर्तव्य होते हैं जो विद्यालय का प्रमुख होता है। विद्यालय प्रमुख के कर्तव्य। विद्यालय प्रमुख की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर विद्यालय प्रमुख में विद्यालय का आप इसको प्रधानाध्यापक बोल सकते हो, प्रधानाचार्य बोल सकते हो, कॉलेज लेवल पर उसको आप प्राचार्य बोल सकते हो, ऐसा आप कुछ भी इसमें बोल सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि वो अपने अधीन जो विद्यालय है उसमें प्रमुख के रूप में काम करेगा और प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करेगा। प्रशासनिक कर्तव्यों का वो क्या करेगा, पालन करेगा। प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन, मतलब विद्यालय का जो प्रमुख है यदि अपन बात करते हैं तो ये प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जिसको आप कुछ भी अपने क्षेत्र में इसको आप जो भी बोलते हैं, तो ये स्कूल का हेड होता है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहला काम है कि इसका प्रशासनिक कार्यों के कर्तव्यों का वो पालन करेगा। मतलब प्रशासन, विद्यालय का प्रशासन जैसा भी होगा, विद्यालय संगठन जिस प्रकार काम करेगा, विद्यालय की मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं जितनी अच्छे तरीके से जैसी भी होंगी उसमें उसको काम करना पड़ेगा। एक वो स्कूल के कर्मचारियों के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी बने। स्कूल के जो कार्मिक होते हैं, कार्मिकों के लिए वो आपका आयरन और संवितरण अधिकारी, आयरन व संवितरण अधिकारी। आपको पता है कि जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का या स्कूल का जो हेडमास्टर होता है वो प्रत्येक कार्मिकों के ऊपर, मतलब प्रत्येक स्टाफ में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो टीचर हैं चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ के अंदर है, उन सबका वो क्या होता है, एक प्रधान व्यक्ति होता है। और उस प्रधान व्यक्ति को उनके लिए आयरन और संवितरण, मतलब कौन सी चीज टीचर से, जैसे माना कि यदि वेतन का वितरण है तो उसके लिए वो वेतन के वितरण के लिए अधिकारी है, और या टीचर से किसी भी प्रकार का कोई आहरण करना है तो उसके प्रति भी जो हमारा जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होगा वो उत्तरदायी रहेगा। एक स्कूल के खाते, रिकॉर्ड और शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और ऐसे रजिस्टर, रिटर्न, आंकड़ों के उचित रखरखाव के प्रति जिम्मेदार होगा। मतलब विद्यालय के जो दस्तावेज हैं,
विद्यालय दस्तावेज की सुरक्षा। मतलब विद्यालय में जितने भी दस्तावेज होंगे विद्यालय के, जैसे माना कि विद्यालय का रिकॉर्ड है, बच्चों के डॉक्यूमेंट हैं, बच्चों से संबंधित रिकॉर्ड है, तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो रखने की जिम्मेदारी हमारी किसकी होगी? प्रधानाध्यापक की होगी, प्रधानाचार्य की होती है। एक आधिकारिक पत्राचार संभालता है वो, आधिकारिक पत्राचार, आधिकारिक पत्राचार संभालना। मतलब आधिकारिक, यदि हमारे शिक्षा के जो बड़े ऐसे हमसे बड़े जो अधिकारी हैं, स्कूल से बड़े जो अधिकारी हैं, उनसे वो क्या करेगा? पत्राचार करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल लेगा कौन? तो स्कूल का प्रधानाध्यापक या स्कूल का प्रिंसिपल उसकी पूरी जिम्मेदारी जो क्या करता है उसको संभालता है। एक भुगतान, भुगतान का मतलब हो गया जो वो शिक्षक या अन्य नॉन टीचिंग स्टाफ या विद्यालय में किसी प्रकार का जो कार्मिक है उनको भुगतान प्रक्रिया जो है वो पूरी स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर के पास रहेगी। वो उनको क्या करेगा? वेतन भत्ता जो भी उसका भुगतान करना है वो उसको वितरित करेगा। एक आपकी आवश्यक दुकान और अन्य सामग्रियों की खरीदारी, ऐसी खरीद को नियंत्रित करने के लिए नियमों के अनुसार करें। दुकानों का स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करें। जो भी वो स्कूल के लिए जो भी खरीदारी होगी, खरीदारी को विद्यालय स्टॉक में इंदराज करें। जो स्कूल का हेडमास्टर होता है या प्रधानाचार्य होता है, विद्यालय के लिए जो भी चीज खरीदी जाती है विद्यालय के लिए, चाहे कोई पुस्तक खरीदी गई है, खेल का सामान खरीदा गया है, बच्चों के लिए अन्य कोई सुविधाओं के लिए कोई चीज खरीदी गई है, तो इन सारी चीजों का वो क्या करेगा? विद्यालय के स्टॉक में उनको इंदराज करेगा, उनकी एंट्री करेगा। और कोई भी व्यक्ति यदि उनसे इस स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो समय समय पर उनको ये उपलब्ध कराएगा। स्कूल की संपत्ति और स्टॉक का भौतिक सत्यापन। स्कूल की संपत्ति और स्टॉक का भौतिक सत्यापन। मतलब प्रधानाध्यापक जो होगा वो एक बार, कम से कम साल में एक बार तो विद्यालय में, विद्यालय की जो प्रॉपर्टी है, विद्यालय के अंदर क्या है, कितने कमरे हैं, खेल सामान या अन्य प्रकार जितनी भी जो सामग्री है उसका और स्टॉक का वो क्या करेगा? एक बार उनको फिजिकल रूप से जरूर चेक करेगा। चाहे वो विद्यालय में फर्नीचर है या कोई भी चीज की जो है वो सामग्री है, तो इनका वो भौतिक सत्यापन जरूर करेगा। तो ये चीजें जो है वो एक चीज और इसमें अपन की आ जाएगी, पेयजल आपूर्ति के लिए व्यवस्था या पेयजल या अन्य जो अपन की आवश्यकता है, पेयजल या अन्य आवश्यकता। मतलब विद्यालय में प्रधानाचार्य की व्यवस्था रहेगी कि बालकों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है या नहीं है तो कैसी है, सही प्रकार से है या नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो एक प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी में रहती है। एक उनके जो हमारा जो शिक्षक या जो स्टाफ लगाया गया है उन स्टाफ के कार्यों का परीक्षण भी प्रधानाचार्य के द्वारा कराया जाता है या किया जाता है कि भाई विद्यालय में जो शिक्षक है जिनका पढ़ाने का कार्य है वो अच्छी प्रकार से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या उसमें कोई कमी है या कोई परेशानी है या किसी चीज की कमी है, तो उसको पूरा करने का काम हमारे प्रधानाचार्य का इसमें होता है। एक वो शैक्षणिक कार्यों के लिए पहले से ही प्रधानाचार्य जो है वो योजना बनाते हैं और उनका क्रियान्वयन भी कराने का काम किसका होता है? प्रधानाचार्य का होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रधानाचार्य की उसमें आ जाती हैं। एक अपन की जो है इसके अंदर एक और चीज जो अपन की आएगी, वार्षिक स्कूल योजना। विद्यालय के लिए वार्षिक योजना अपन को इसके अंदर और पढ़ने हैं।
वार्षिक स्कूल योजना। वार्षिक स्कूल योजना, वार्षिक स्कूल योजना है एक, आप इसमें कह सकते हो समय सारणी तैयार करना, ठीक है। ये सारी चीजें जो एक आपका इसमें आ जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। इसमें अपन को ये जो टॉपिक है ये अपन को थोड़ा सा महत्व वाला है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट रहता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो क्या है ये अपन को आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें अपन सबसे पहले जो है पढ़ेंगे कि स्कूल में महत्वपूर्ण विशेषताएं जो प्रभावी होती हैं वो क्या है। एक तो देखिए सबसे पहली व्यवस्था जो स्कूल की होती है वो होती है कि प्राचार्य जो है या विद्यालय का जो हेडमास्टर है उसका उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व होना चाहिए, मतलब उसका पूरे विद्यालय के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए विद्यालय जो है चल रहा है, संचालित है, वो उद्देश्य उसका पूरा होना चाहिए। एक पाठ्यक्रम की योजना और विकास, तो पाठ्यक्रम की पहले से ही इसमें अपन जो आएंगे वार्षिक स्कूल योजना के अंतर्गत, तो इसमें सबसे पहले टीचर वो प्रधानाचार्य को सभी शिक्षकों के लिए आदेश देना चाहिए कि भाई वो अपनी पूरी पाठ्य योजना तैयार करें और पाठ्य योजना तैयार करके एक समय सारणी बनाए कि मतलब मुझे पाठ्यक्रम का कितना जो पार्ट है वो कब तक उसको कंप्लीट कराना है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे शिक्षक के पास होनी चाहिए। एक उपयुक्त संचार संरचनाएं, मतलब उनका जो कम्युनिकेशन जो है, विचारों का आदान प्रदान जो है वो प्रधानाचार्य का टीचर का बच्चे के साथ ये जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से होना चाहिए। एक शिक्षक और कक्षा की तैयारी होनी चाहिए, इसके अंदर अपन को शिक्षक क्या कक्षा के अंदर पढ़ाने वाला है तो ये सारी तैयारियां शिक्षक की होनी चाहिए। एक बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण, एक उसको शिक्षक को प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब वो शिक्षक कक्षा के अंदर जाकर पढ़ाएगा तो उससे पहले उसको खुद को शिक्षण लेने की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होती है। कक्षा में ऐसा वातावरण बनाए जो सीखने के अनुकूल हो। शिक्षक को कक्षा के अंदर जो वातावरण है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो और बच्चा अच्छे ढंग से जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। वहाँ का माहौल एक सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव विचार होने चाहिए, वहाँ पर बच्चे के सामने किसी प्रकार का कोई नेगेटिव विचार वहाँ पर नहीं होना चाहिए। एक उसके अंदर अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए। एक मूल्यांकन और रिकॉर्ड रखना मतलब हर प्रकार से ऐसी योजना बनाई जाए कि बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए। मतलब बच्चे का हमें ये पता होना चाहिए, गार्जियन को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो किस प्रकार से कहाँ पर और कैसे और कौन सा अध्ययन जो है बच्चा कर रहा है। ये तो अपन के किसके अंदर आ जाएगा, वार्षिक योजना के अंदर आएंगे ये सारी। अब यदि बात आती है समय सारणी की, तो समय सारणी के अंदर जो चीजें आती हैं, जैसे हमें अपने पाठ्यक्रम की समय सारणी बनानी है कि भाई हमारे पास में सत्र में कितना समय हमें पढ़ाई के लिए मिल रहा है, तो उसको हम एक समय सारणी के अंदर क्या कर लेंगे, उसको हम डिवाइड कर लेंगे और समय सारणी के अंदर डिवाइड करके उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। एक छात्रों का अपन संगठन बना देंगे और छात्रों का संगठन बना के एक कक्षा की उस अवधि के बारे में हम उसको छात्रों के संगठन को सूचित करेंगे कि भाई हमने इस पाठ्यक्रम की इस प्रकार से जो है वो योजना बनाई है, उसकी हमें समय सारणी बनाई है, इस प्रकार से हम पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें छात्र संगठन को बतानी चाहिए। एक बच्चों के अंदर यदि कोई संदेह हो, किसी प्रकार का भ्रम हो, तो शिक्षकों का दायित्व बनता है कि अपनी समय सारणी के अनुसार उन बच्चों को अवगत करा करके उनका जो भ्रम होता है, उनका कोई संदेह होता है, तो उस संदेह को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक हमें समय सारणी के अंदर बच्चों को एक शिक्षक के द्वारा एक उनकी दिनचर्या का समय फिक्स करना चाहिए कि भाई हमें बच्चे को सुबह जगने से लेकर के और सोने तक
उसको कौन से समय पर कौन कौन से कार्य करने चाहिए और कैसे करने चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं वो शिक्षक उनको समय सारणी के अनुसार बताएगा। अब समय सारणी के यदि प्रकारों की बात करें अपन तो एक समय सारणी होती है जो कभी सभी कक्षाओं की एकीकृत। समेकित का मतलब होता है कि प्रत्येक कक्षा की अलग अलग जो हमने समय सारणी बनाई है उस अलग अलग समय सारणी को हम एक जगह एक समय सारणी बना दें तो वो समेकित होती है। एक कक्षावार होती है जो हमने अलग अलग कक्षा के अनुसार अलग अलग समय सारणी बनाई है। एक शिक्षक वार होती है कि मैं माना कि पढ़ा रहा हूं तो मेरी समय सारणी क्या है, मुझे कब कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है, तो ये शिक्षक की होती है। और एक शिक्षक निःशुल्क अवधि समय सारणी होती है जो जिसमें बालक जो होता है वो निःशुल्क शिक्षण प्राप्त करता है, उसकी एक समय सारणी अलग से निर्धारित की जाती है। एक गेम्स की समय सारणी भी इसके अंदर होती है कि कौन से समय में बच्चे को शिक्षा के अलावा मतलब पढ़ाई के अलावा उसको गेम खेलने के लिए भी समय दिया जाता है। ये भी यहाँ पर अपन को दी जाती है समय सारणी के अंतर्गत। अब अपन का इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सतत का मतलब होता है लगातार और व्यापक का मतलब होता है विस्तारित, ठीक है ना। और मूल्यांकन आप जानते हैं जिनको अपन टेस्ट लेकर कर सकते हैं, मौखिक रूप में कर सकते हैं, चाहे उसको हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। कहने का मतलब लगातार बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे माना कि अपन के इसमें विद्यालयों में यदि अपन देखते हैं तो जैसे हो गई आपकी प्रथम परख है ना, द्वितीय परख, ये हो गई आपकी तृतीय परख हो गई आपकी, ठीक है ना। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई, अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है ना। आपकी वार्षिक परीक्षा हो गई, ठीक है। और इन परीक्षाओं में सब में लिखित और मौखिक दो प्रकार की चीजें जो हैं वो अपन को देखी जाती हैं, ठीक है ना। एक के अलावा एक होता है गृह कार्य मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन। तो अपन की ये सारी जो चीजें हैं वो मूल्यांकन से संबंधित हैं और ये मूल्यांकन बच्चे का होना समय समय पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मूल्यांकन के अभाव में बच्चे का हमें ये पता नहीं चलेगा कि बच्चा जो है वो सत्र के अंत तक क्या कार्य करता रहा, किस प्रकार के कार्य उसने किए और क्या नहीं किया, इससे हमें समय समय पर उसका पता चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा लगातार और व्यापक मतलब विस्तारित मूल्यांकन बच्चे का होता रहना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका इसके अंदर एक स्कूल रिकॉर्ड का रखरखाव और प्रगति रिपोर्ट है। तो ये जो है वो छोटी चीजें हैं, मात्र ज्यादा आपकी सिलेबस में इसमें कुछ है नहीं कि स्कूल के रिकॉर्ड का अर्थ हो गया। अपन के स्कूल के रिकॉर्ड की यदि बात करें तो जैसे बच्चों के डॉक्यूमेंट हैं, स्कूल का रिकॉर्ड है, स्कूल से संबंधित जो कागजात होते हैं वो विद्यालय में एक अच्छी प्रकार से सुरक्षित तरीके से सुरक्षित जगह पर संचित होने चाहिए। मतलब वो सुरक्षित रहने चाहिए कि कब कौन से डॉक्यूमेंट से दस्तावेज से जो है कब काम पड़े, और जब भी उससे काम पड़े तो वो हमें उस सुरक्षित स्थान पर आराम से जो है वो हमको उपलब्ध हो जाए। तो ये हमारे स्कूल रिकॉर्ड से संबंधित चीजों के अंदर आते हैं। इसमें जैसे माना कि यदि अपन देखें तो क्या क्या इसके अंदर आएगा, जैसे बुनियादी सांख्यिकीय डेटा, जैसे माना कि अपन के बच्चे के नाम है, आयु है, उनका मेल और फीमेल है, उनका एड्रेस क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी कौन सी आईडी वहाँ पर लगी हुई है, पहचान पत्र क्या लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे इसके अंदर रिकॉर्ड के अंदर जो है वो होनी चाहिए। इस प्रकार से आज हमारा जो है ये IDD के जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, D.Ed, इनका पेपर नंबर 7, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो जो है वो पेपर नंबर 8 जो है आपका, इसकी जो है हम बनाना प्रारंभ करेंगे। और आप हमारी ये वीडियो देखते रहें भैया। अब हम जैसे जैसे हमको टाइम मिलता रहेगा हम आपको वीडियो रिकॉर्ड करके जो है वो भेजते रहेंगे। आप देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, धीरे धीरे अपनी छोटी छोटी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।